हेलो स्टूडेंट्स, तो धाकड़ कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आ गए हैं 100 आउट ऑफ 100 स्ट्रेटजी। कैसे हम आरबीआई असिस्टेंट में 100 आउट ऑफ 100 अचीव कर सकते हैं। पहली चीज तो कई लोगों को शॉक लगेगा कि क्या सर 100 आउट ऑफ 100 आ भी सकता है क्या। सबसे पहले तो ये बताइए, तो उसी का एक ब्लूप्रिंट है, उसी को हम डिकोड करने वाले हैं आज कि 100 स्कोर फ्रेमवर्क क्या है, तो इसके बारे में बात करेंगे। पहली चीज तो ये कि हो सकता है कई लोग सोचे कि 100 आउट ऑफ 100 नहीं आ सकते, तो कोई बात नहीं, कोशिश करने में क्या हर्ज है। अगर आप परफेक्शन की तरफ जाएंगे तो आपका स्कोर अल्टीमेटली बहुत अच्छा होगा। अगर आप कट ऑफ क्लियर करने के लिए जाएंगे तो कट ऑफ से तो नीचे ही आएंगे। तो हमारा एम, हमारा टारगेट हमेशा हाई होना चाहिए। और दूसरी चीज, टारगेट कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अनअटेनेबल है। तो क्या 100 आउट ऑफ 100 लाना अनअचीवेबल है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम पिछले साल का कट ऑफ देखें तो आपको समझ में आएगा कि पिछले साल का जो कट ऑफ गया है उसमें तो एकमात्र रास्ता है कि आप 100 का टारगेट लेके चलें। जितना मैक्सिमम कर पाए वो बेहतर है। लेकिन आप पिछले साल की कट ऑफ को अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि आई एम टॉकिंग द राइट वे, मैं सही बात कर रहा हूं। देखिए, पिछले साल का ये कट ऑफ रहा है आपका। पिछले साल का कट ऑफ अगर आप देखें तो अहमदाबाद, पिछले साल का मतलब लास्ट एग्जाम जो हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद का कट ऑफ कितना रहा है आरबीआई असिस्टेंट का? वो रहा है 94 कट ऑफ रहा है जनरल स्टूडेंट के लिए। अगर आप 100 का टारगेट नहीं लेंगे तो क्या लेंगे? और ये अचीवेबल है। रीजन इसका दो है। एक तो आरबीआई असिस्टेंट का पेपर आसान आता है, और दूसरा अगर पेपर टफ भी आया तो आपका अगर 100 का अचीवमेंट का टारगेट रहेगा तो बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो वीडियो में बने रहेगा अंत तक, आप देखोगे कि कैसे हो सकता है। भोपाल का अगर हम देखें तो भोपाल की कट ऑफ 95.5 गई है, और अगर भुवनेश्वर की कट ऑफ देखें तो लास्ट टाइम की 96 गई है। चंडीगढ़ की वाज द हाईएस्ट कट ऑफ 96.5 एवर इन द हिस्ट्री ऑफ आईबीपीएस एग्जामिनेशन। 96.5 कट ऑफ गई है। तो इसीलिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं कि क्या ऐसा संभव है कि आपका जो स्कोर है वो 100 आ जाए। क्या हमें 100 के लिए प्रयास करना चाहिए, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर आप और देखोगे तो यहां पर और भी कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगी। ये देखिए, जैसे अगर आप बात करें जयपुर की, जो ऑलमोस्ट ज्यादा ही जाती है, तो 96.5 कट ऑफ गई है, चंडीगढ़ से सिर्फ 0.5 कम। आप अगर और देखेंगे, यहां पर देखिए आप कोलकाता की कट ऑफ, किसी भी स्टेट की कट ऑफ जो है इतनी कम नहीं गई है, 90 अबव ही है सबके। जैसे इस तरीके से समझिए आप कि कोई 7वीं 8वीं में पढ़ने वाले बच्चे के नंबर आते हैं ना, 90 से कम किसी के आते नहीं है। वैसा आरबीआई असिस्टेंट का पेपर हो रखा है। तो हम इसको कर सकते हैं, बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। दिल्ली 95.5, पटना 96.25। तो हर एक की कट ऑफ आप देखिए तो आपको समझ में आ रहा होगा ये वीडियो क्यों बनाया जा रहा है। ये कोई अनअचीवेबल टारगेट नहीं है। इस टारगेट को अचीव किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एक्यूरेसी, स्पीड, माइनस मार्किंग, किसको मैनेज करना है, टेस्ट, मॉक्स देने हैं, कहां पर ज्यादा वेटेज वाले क्वेश्चन है, कम वेटेज वाले क्वेश्चन है, उनको कैसे करना है, उसी के लिए वीडियो लेकर आया हूं मैं। तो शुरू करते हैं कि हमारा पहला स्टेप क्या होगा इन अचीविंग द 100 स्कोर। तो ये जो 100 स्कोर है ये बिल्कुल पॉसिबल है, हमने बात की है इसके बारे में। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो एग्जाम देने वाला पार्टिसिपेंट माइंडसेट है ना, उसको छोड़ना पड़ेगा, और आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा क्या? आर्किटेक्ट माइंडसेट, कि कैसे हमारा एक स्कोर करें, 100 का स्कोर खड़ा करें, उसका आर्किटेक्चर कैसे प्रिपेयर करें। एक एक मार्क्स, एक एक क्वेश्चन, एक एक माइनस मार्किंग, एक्यूरेसी, सब पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। और आपको कैलकुलेटेड रिस्क भी लेना पड़ेगी। लेकिन टारगेट हमारा यही होना चाहिए, 100 आउट ऑफ 100। इसके लिए आप ये समझिए कि यहां पर भी मुझे 35 आउट ऑफ 35 चाहिए, यहां पर भी 35 आउट ऑफ 35 चाहिए, और यहां पर 30 आउट ऑफ 30 चाहिए ही चाहिए मुझे। रीजनिंग के लिए मैं सेपरेट वीडियो कर चुका हूं आपके लिए कि हाउ टू अचीव 35 आउट ऑफ 35। वो वीडियो आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, वहां पर जा सकते हैं, आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और आप सर्च भी कर सकते हैं धाकड़ बैंक एग्जाम पर। क्वांट और इंग्लिश में भी आप स्कोर अचीव कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी रीजनिंग के जैसा ही, इवन रीजनिंग तो बैंकिंग की और भी टफ है, और मैथमेटिक्स तो वैसे भी आप अच्छा करते ही हैं, अच्छा पढ़ते ही हैं, सब लोग ज्यादातर पढ़ते हैं। जो आपको फंसाने वाला है वो तो रीजनिंग है, वो तो पजल्स है वहां पर। और इंग्लिश, जिसका इंग्लिश ठीक है वो अच्छे से कर सकता है, जिसका नहीं है वो इंप्रूव कर सकता है, क्योंकि अभी एग्जाम होने में हमारे पास समय है। तो बात करते हैं आगे क्या हम कर सकते हैं। तो देखिएगा, यहां पर आपको बोला है कि टॉपर्स माइंडसेट हमें अपनाना पड़ेगा। तो कौन सा प्रिपरेशन वाली अप्रोच जो है आपको अपनानी पड़ेगी? तो ये जो एवरेज एस्पिरेंट है ना, एस्पिरेंट माइंडसेट जो है वो क्या बोलता है? वो ये सोचता है कि आपको सिर्फ ना कट ऑफ क्लियर करना है, लेकिन जो
आर्किटेक्ट माइंडसेट है, वो सोचते हैं कि 100 तो हमें लाना ही है, यही हमारी बेसलाइन है, 100 से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। फोकस वो किस पर करते हैं, वो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने पर अपना फोकस करते हैं। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो क्या करते हैं, वो मास्टर करते हैं क्वेश्चंस को, क्वेश्चन पैटर्न्स को, किस तरीके से पैटर्न आ रहा है, कौन मुझे ज्यादा समय ले रहा है, उसको मैं कैसे इजी समय में इजी कर सकता हूं। और जब सेटबैक्स होते हैं तो वो डिसहार्टन हो जाते हैं, लो मार्क स्कोर होता है। जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो मॉक टेस्ट देने पर कई सारे लोग पीछे हट जाते हैं, उनको लगता है कि मेरा तो पास होना भी मुश्किल है, अंडर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। लेकिन इसी को अपॉर्चुनिटी समझते हैं कौन, जो आर्किटेक्ट माइंडसेट वाले होते हैं। वो ये बोलते हैं कि अगर मेरी कमी है तो हर कमी का इलाज है, हर कमी को सुधारा जा सकता है, और आप भी इसी तरीके से अपनी कमियों को सुधार सकते हैं। बस उसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, उसको रिगरस प्रैक्टिस से कम करने की जरूरत है। वही ये लोग करते हैं। मॉक्स में जो एरर्स हैं उनको डेटा पॉइंट्स लेते हैं, वो उनको अपने लिए एक एनालिसिस करते हैं कि मेरे इस डेटा के बेस पर मैं अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। और फिर ये जो है, ये पढ़ने में क्या करते हैं, स्टडी के आवर्स काउंट करते हैं, मेजरमेंट करते हैं ये लोग। लेकिन ये क्या करते हैं कि कॉग्निटिव आउटपुट कितना आया, कॉन्सेप्ट रिटेंशन कितना हुआ। यानी आप घंटे मत गिनिए, 5 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे मत गिनिए। आप ये देखिए कि आपने जो टाइम दिया है, चाहे 2 घंटे दिए हो, चाहे 4 घंटे दिए हो, उस 4 घंटे में क्या आपको कॉग्निटिव आउटपुट आया है, क्या सस्टेनेबल चीज आपके हाथ में आई है क्या, और आपने कॉन्सेप्ट को कितना रिटेन किया। जब वो एग्जाम में आएगा तो वो कॉन्सेप्ट आप कितना अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो, वो देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का क्या है, जितनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी रहेगी उतना नॉर्मलाइजेशन में आपको फायदा होगा, उतना नॉर्मलाइजेशन फायदा होगा। अगर आपकी एक्यूरेसी कम होगी तो उतना आपको नॉर्मलाइजेशन में नुकसान होगा। तो ये पीक चार्ट जो है ना इस तरीके से बनता है। अगर आपकी एक्यूरेसी डाउन होगी तो आपका जो स्कोर भी जो है वो डाउन हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 100% एक्यूरेसी रखनी है। क्यों 100% एक्यूरेसी रखनी है, क्योंकि हमारा स्कोर भी हम 100 का टारगेट करके चल रहे हैं, इससे हमें नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। और अगर कोई भी इनकरेक्ट क्वेश्चन है, जहां पर आप मॉक दे रहे हैं और मॉक में कोई भी इनकरेक्ट क्वेश्चन आपका आता है तो वो आपको पेनल्टी करेगा, और उस क्वेश्चन से भी ज्यादा होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर गलत किया वो तो ठीक है, लेकिन 0.25 और नुकसान होगा आपका। तो एक क्वेश्चन एक्चुअली उसकी वैल्यू से ज्यादा नुकसान करता है आपको। 1 नंबर तो जाएगा ही जाएगा, 0.25 भी जाएगा, और प्लस उसमें दिया गया समय भी व्यर्थ होगा। तो आपको 100% एक्यूरेसी पे काम करना है। 100% एक्यूरेसी पे काम करने के लिए ही हमारा ये हम जो बात कर रहे हैं किस तरीके से कर सकते हैं उसको मैं लेकर आया हूं। तो ये गोल्डन रूल सबसे पहले याद रखिए कि 100% एक्यूरेसी रखना है, उससे हमें नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि 2 शिफ्ट में एग्जाम हो सकता है आपका एक। और आपको जो सेकंड क्या है, आपको जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है ना उनको होल्ड करना है। देखिए कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां पर हम उतने कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें हम कॉन्फिडेंट तो होते हैं लेकिन उनका वेटेज नहीं होता है। तो ये जो मैंने स्केल बनाई है ये वेटेज के अकॉर्डिंग कि एग्जाम में किसका कितना वेटेज है, और आपका कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बनाई है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां उनका वेटेज भी नहीं है। तो ये तो जो है, चूंकि आपका उतना कॉन्फिडेंस नहीं है लेकिन इनका वेटेज भी कम है, तो ये आप थोड़ा बाद के लिए रख सकते हो। सबसे पहले आपको किसको मास्टर करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को मास्टर करना पड़ेगा, और जिनका वेटेज भी बहुत ज्यादा है। तो दोनों, वो जो ये वाला हिस्सा है ना इसको मास्टर करना पड़ेगा आपको। अगर कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनका वेटेज तो हाई है लेकिन उनमें आपका कॉन्फिडेंस लो है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेली जो है डेडिकेटेड डीप वर्क करना पड़ेगा आपको। यानी जैसे पजल्स हो गए, अब पजल्स में किसी व्यक्ति को कॉन्फिडेंस नहीं है लेकिन उसका वेटेज तो बहुत ज्यादा है, 50% ऑफ द रीजनिंग सिलेबस वो कवर करते हैं, तो आपको डेली रूटीन बनाना पड़ेगा कि 10-10 पजल मैं रोज सॉल्व करूं इस तरीके से। क्योंकि आप भूलिएगा नहीं, फिर मैं कह रहा हूं आपसे 100 आउट ऑफ 100 की बात कर रहे हैं, तो 100 आउट ऑफ 100 लाना है तो 100% एक्यूरेसी, स्पीड, और आपको वेटेज किसका कितना ज्यादा है, आपका कॉन्फिडेंस किसमें कम है या ज्यादा है, उसको आपको सबको कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा। तो ये हो गया। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां आपका कॉन्फिडेंस तो हाई है लेकिन उनका वेटेज लो है। तो जब आपका वेटेज लो है लेकिन आपका कॉन्फिडेंस तो बहुत हाई है, बहुत अच्छा कर रहे हो आप उनको, तो उनको आप जो है ना डेली करने की जरूरत नहीं है, उनको वीकली कर सकते हो आप, वीकली प्रैक्टिस में या मॉक्स में कर सकते हो, उससे ही कोई दिक्कत नहीं है। इनको आप बाद में रख सकते हो। लेकिन जो सबसे पहला जो है हमारा, जहां स्ट्राइक करना है हमें, वो जोन है हाई कॉन्फिडेंस वाले टॉपिक, हाई वेटेज वाले टॉपिक। तो आपको उनको क्या करना है, आपका कॉन्फिडेंस हाई है लेकिन उनका वेटेज भी बहुत अच्छा है, तो इनको मास्टर करिए इमीडिएटली। और इससे क्या होगा, आपको गारंटीड मार्क्स मिलेंगे और आपको मोमेंटम भी मिलेगा एग्जाम में। क्योंकि ज्यादातर लोग जो इन्हीं में फंसते हैं जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे पजल्स हो गई या डीआई हो गई या पैसेज हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, वहां पे वो फंसते हैं।
क्योंकि वेटेज बहुत ज्यादा है। और अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं, मास्टर नहीं करते हैं, तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। तो आप जो है ये स्कोर जो है अचीव कर सकते हैं। इस स्ट्राइक को करने की जरूरत है आपको। सबसे पहले हाई वेटेज हाई कॉन्फिडेंस वाले टॉपिक को, इनको वीकली कर लीजिए आप, जहां पे आपका कॉन्फिडेंस तो ज्यादा है लेकिन वेटेज कम है। जहां कॉन्फिडेंस लो है लेकिन हाई वेटेज है, तो इनको आप डेली रूटीन में लीजिए, इनको मास्टर करिए। इनको बाद में कर सकते हैं, इनको जो है वीकली में आप कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो है अपनी स्ट्रेटजी को आगे बढ़ा सकते हैं। अब हमारा डेली रूटीन क्या होना चाहिए? तो डेली रूटीन 3-4 वर्क जो है आप करिए। इसमें देखो, सबसे पहले तो आपको वर्क करना पड़ेगा किस पे? न्यू कॉन्सेप्ट जो भी है। जब भी आपको न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ना है या फिर जहां पर आपका वीकन पोर्शन है, वहां पे आपको डेली रूटीन पे आपको वर्क करना पड़ेगा उसके लिए। और इनको अलग छांट दीजिए, आप आइसोलेट कर दीजिए कि ये टॉपिक ऐसे हैं। जैसे मान लीजिए रिवर्सोलॉजिज्म मुझे कम समझ में आता है, या कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में मैं फंस जाता हूं, या कॉम्प्रिहेंशन मेरा वीक है, या एरर करेक्शन के लिए कोई भी जो आपका टॉपिक है, सीरीज मुझे जो नहीं होती है मैथमेटिक्स में, तो उनको आइसोलेट करिए और उन्हीं के लिए आप जो है थोड़ा कह सकते हैं कि गहन अध्ययन करिए, ताकि आपका उसमें कमांड हो जाए। फिर क्या करना है? जिसमें मेरी हाई स्पीड की जरूरत है वहां पर मुझे रिपीटेटिव प्रैक्टिस करना है, जैसे स्पीड मैथ्स हो गया, पजल्स हो गए, कॉम्प्रिहेंशन हो गया। उसके लिए आपको क्या करना है? अगर आप बार बार रिपीटेशन करेंगे उनका, तो आपकी मसल मेमोरी में आ जाएगा वो। और मसल मेमोरी में आने का मतलब है कि आपको कभी भी कोई चीज नई नहीं लगेगी। आपको ये नहीं लगेगा ये पजल टफ है, वहां पर आपका लो कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तीसरी चीज क्या है कि आपको ना अपने मॉक्स को डेली एग्जीक्यूट करना है। आपको 60 मिनट देने ही देने हैं विदाउट फेल, स्ट्रिक्ट टाइम में। भले आपके ऊपर दूसरे प्रेशर हो कि मुझे नया कोर्स पढ़ना है, नया कोर्स पढ़ते रहेंगे आप, लेकिन आप डेली टेस्ट जरूर दीजिए और साथ में सेक्शनल टेस्ट भी दीजिए। क्योंकि आपको मैंने बताया रीजनिंग में भी पूरे में से पूरे, मैथ्स में भी पूरे में से पूरे, इंग्लिश में भी पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं, तो आपको सेक्शनल टेस्ट भी देने पड़ेंगे, प्लस आपको ओवरऑल टेस्ट भी देना पड़ेगा। और ये आपका टाइमर होना ही चाहिए कि 20 मिनट में मुझे इंग्लिश कंप्लीट करनी है, 20 मिनट में मैथ्स कंप्लीट करनी है, और 60 मिनट्स में तो पूरा पेपर करना है। तो आप सेक्शनल भी दीजिए और आपका फुल लेंथ टेस्ट भी दीजिए। इस तरीके से कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है ऑटोप्सी। आप पोस्टमार्टम तो करिए, जो आपने किया है, कहां गलतियां कर रहे हैं आप, गलतियां अगर कर रहे हैं तो उसका क्या सॉल्यूशन है। क्योंकि कई सारे लोग सिर्फ टेस्ट देते हैं, अगर वो गलती कर रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन भी तो होगा ना कुछ न कुछ। तो उस सॉल्यूशन को करिए और आप वहां से डेटा निकालिए कि इनसाइट्स बनाइए कि मैंने कहां पर एरर की, कहां पर मुझे अच्छा करना था, कहां पर मैंने ज्यादा टाइम दे दिया, कहां कम टाइम देना था। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। ये डेली रूटीन आपको बनाना पड़ेगा। और इसमें मॉक टेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, इसलिए मॉक टेस्ट के लिए अलग से मैंने स्लाइड बनाई है। इसमें एक फनल बनाया है कि आप मॉक्स को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। क्योंकि 60 मिनट का तो टेस्ट होता है, ठीक है, लेकिन 120 मिनट का ऑटोप्सी होना चाहिए। यानी अगर आप एक घंटे का टेस्ट देते तो 2 घंटे उसमें बिताइए। इंग्लिश का हर एक वर्ड, हर एक वॉकेब, हर एक स्ट्रक्चर, और मैथमेटिक्स में जो आपकी डीआई है, रीजनिंग में पजल से कहां फंसे, कहां ज्यादा टाइम दिया, कौन वीकन एरिया है, उसको आपको करना पड़ेगा। तो क्या मैंने इजी क्वेश्चन को अबेंडन कर दिया, छोड़ दिया उनको, हाई वैल्यू क्वेश्चन को छोड़ दिया? क्या मैंने स्पेसिफिक टॉपिक पर अपना डिसअप्रोप्रिएट टाइम दे दिया कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है और मेरा ईगो वहां पे आ गया सामने और मैं उसको 2 मिनट देने थे, मैंने 5 मिनट दे दिए? और फिर क्या जो एरर थी वो कॉन्सेप्चुअल गैप थी, तो मैं कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग करूंगा, मैं अपने कॉन्सेप्ट ठीक करूंगा। और क्या टाइम ट्रैप था, मैं समझ नहीं पाया कि इसको अभी नहीं करना है, शुरुआत में जब तक मोमेंटम नहीं बन जाता, कॉन्फिडेंस नहीं आता, तब करना था, शुरुआत में नहीं करना था। इस तरीके से आपको क्या करना है? इन सारे लैप्सेस को फोकस करना है और यहां से जो सार निकलेगा, इस फीड को अगले टेस्ट में वापस से इंप्रूव करना है। जब आप इस तरीके से करेंगे तो अगला टेस्ट आपका बहुत अच्छा जाएगा। और यही बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैं बता रहा हूं, आप 100 आउट ऑफ 100 लाइए। आप जो है, आपको धाकड़ कॉन्सेप्ट रिगार्ड करेगा, आपको धाकड़ कॉन्सेप्ट सम्मानित करेगा कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो आरबीआई के एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 लेकर आए हैं। ये मेरा चैलेंज है आपको कि आप ला के बताइए। आप ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये ब्लूप्रिंट है, इसको कितना फॉलो कर सकते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक और जो है आपका रिवीजन। तो इसमें क्या करना है? आपको रिवीजन करना है। अब रिवीजन का क्या फिलॉसफी रहती है कि एक दिन का जो है आपका, उस दिन तो आपको पूरा याद रहता है, लेकिन एक दिन के बाद आपका जो है मेमोरी घटती जाती है। दूसरा तीसरा दिन आते आते तो आप भूल जाते हो, 7वां दिन आते तो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो आपको क्या करना है? ये वाला फॉर्मूला जो बड़े बड़े एग्जाम में लोग फॉलो करते हैं, 13721, यानी आपको पहले दिन का जो पढ़ा हुआ है वो 3rd डे रिवाइज करना है, फिर 7th डे रिवाइज करना है, फिर 21 डे रिवाइज करना है, ताकि आपकी मेमोरी में बार बार वो रिटेन हो पाए। तो आप हमेशा अपनी स्टडी का 20% टाइम ऐसा रखिए कि आपको पुराना पढ़ा हुआ वापस रिवाइज करना है। ज्यादातर लोग क्या आगे से आगे पढ़ते रहते हैं। जो पुरानी गलतियां हैं
उनको रिवाइज नहीं करते हैं, फॉर्मूलाज रिवाइज नहीं करते हैं, चीज़ें रिवाइज नहीं करते हैं। अगर आप रिवीजन करेंगे, 20% टाइम अपना रखेंगे पुराने पढ़े हुए टॉपिक्स को, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि 20% अलोकेशन ऑफ टाइम होना चाहिए डेली स्टडी आवर्स का। भले ही आपको नया सिलेबस नहीं हो रहा हो, लेकिन एक बार पुराना अगर आप पूरा से अपने अंदर जो है असिमिलेट नहीं कर पाएंगे, उसको पचा नहीं पाएंगे, तो नया पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो चलिए, ये हो गया हमारा, और ये मैंने आपको बता दिया है कि आरबीआई का मास्टर जो है सिस्टम क्या है। तो आपका माइंड सेट है, माइंड सेट क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, आप ये सोचना शुरू करिए कि मैं ला सकता हूं, लाया जा सकता है, परफेक्ट स्कोर कैन बी अचीवेबल। तो फिर आपका माइंडसेट बदलेगा, उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि जिस स्थिति में हम रहते हैं उस स्थिति के अकॉर्डिंग हम सोचने लग जाते हैं। अगर हम कट ऑफ का सोचेंगे तो कट ऑफ के अकॉर्डिंग प्रयास करेंगे, अगर हम 100 का सोचेंगे तो 100 के अकॉर्डिंग प्रयास करेंगे। और पिछली बार की कट ऑफ मैंने आपको बताई है, उस कट ऑफ के हिसाब से 100 ही टारगेट होना चाहिए, और 100 हम अचीव करके रह सकते हैं। तो आप एक्यूरेसी पे, मॉक्स पे, स्ट्रॉन्ग टॉपिक पे, रिवीजन पे, अपने रूटीन पे, इस पे आप वर्क करिए, एनालिसिस करिए, सारी चीजों को अपने रूटीन में लेके आइए, स्ट्रॉन्ग टॉपिक को करिए, टारगेटेड एक्शन करिए, एक्यूरेसी करिए, कंसिस्टेंस रहिए, इससे आपका टारगेट आपको अचीव हो जाएगा। तो ये मेरी एक वीडियो थी जो मैंने आपके आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम के लिए तैयार की थी, कि कैसे हम हमारा माइंडसेट अच्छा कर सकते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट से 100 स्कोर को टारगेट कर सकते हैं, इवन 100 स्कोर अचीव भी कर सकते हैं। और पिछली बार की कट ऑफ को देखते हुए तो आपको करना ही चाहिए। तो मिलेंगे उस वीडियो में, अगले वीडियो में, जब कोई मुझे कमेंट में आके बोलेगा कि सर आपके इस वीडियो से मैंने अपना माइंडसेट चेंज किया और उस माइंडसेट से मैंने 100 स्कोर अचीव किया है। तो धाकड़ कॉन्सेप्ट विल रिकॉग्नाइज यू। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।